और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से बात की है और बताना चाहेंगे आपको कि शुभकामनाएं भी दी हैं। इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि कतर की जनता को बधाई भी दी है। तो आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 21वां दिन है और इस जंग ने खाड़ी देशों को चिंता में डाल दिया है। एक तरफ ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के कब्जे वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। और इस बीच 28 फरवरी को इस जंग की शुरुआत करने वाले इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अब ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर कई अहम बातें कही, तो वहीं खुद को लेकर भी नेतन्याहू ने यह कहा कि मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। नेतन्याहू ने कहा कि 20 दिनों तक चले भयानक युद्ध के बाद अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं और ईरान बर्बाद हो रहा है, उसकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो वहीं ट्रंप को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि उनके साथ हमारा तालमेल बेहद ही शानदार है। ट्रंप के फैसलों का कोई जवाब नहीं, वो अपना फैसला खुद लेते हैं और उनके फैसले बेहद ही अहम होते हैं। तो वहीं नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी कबूल की, उन्होंने ही ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर इजराइल ने अकेले हमला किया था, इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। हमने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं धकेला है। तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के साथ जंग को लेकर बड़ी जानकारी दी है। IRGC वीडियो जारी कर कहा है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उससे नुकसान पहुंचाया है। वीडियो में जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्वीकार किया है कि ईरानी हमले के चलते एक F-35 जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। विमान को मिडिल ईस्ट के एक देश में उतारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और साथ ही पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। घटना की जांच जारी है। तो वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी ये दावा किया है कि उसने इजराइल पर नए हमले शुरू किए हैं। इजराइल ने मध्य और दक्षिणी हिस्सों, खासकर तेल अवीव को निशाना जो है उनको बनाया गया और इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये हमले मिसाइल और ड्रोन के जरिए किए गए हैं और इन्हें हाल की घटनाओं के जवाब के रूप में बताया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के कराच शहर में मौजूद एक बड़े मिसाइल प्लांट को नष्ट किया है। यह जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है। वहीं सेंटकॉम ने इस हमले का फुटेज भी जारी किया। छत्तीसगढ़ में अब धर्म परिवर्तन कराने वालों की खैर नहीं, अगर ऐसा किया तो उम्र कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हो गया है। सदन में यह बिल ध्वनिमत से पास हुआ। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। तो वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होगी। तो वहीं कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पेश किया गया नया विधेयक धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है और ये साल 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा, जिसे सरकार ने वर्तमान तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से नाकाफी माना है। सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद बल प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में बिल के पास होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं इस बीच नए बिल को लेकर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विपक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ साथ सभी दलों के विधायकों की राय ली जानी चाहिए। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज के इस ऐतिहासिक दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ
देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं और धर्मांतरण होने वाले हैं, उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी और 1 सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। तो उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसके चलते 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राजभवन में 5 नए कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद ये पहला बड़ा फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिछले कुछ समय से इसके स्पष्ट संकेत दे रहे थे। तो वहीं हाल ही में महेंद्र भट्ट ने संकेत दिए थे कि संगठन ने केंद्र नेतृत्व से इन खाली पदों को भरने का आग्रह किया और जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। कैबिनेट विस्तार में विधायकों के पिछले प्रदर्शन और क्षेत्रीय समीकरणों को बारीकी से परखा जा रहा है। इसी के साथ ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल भारत के संविधान के मुताबिक 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। वर्तमान में धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित केवल 7 मंत्री हैं, जबकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही इन पदों को भरने की चर्चाएं चल रही थी। तो वहीं इन पदों को भरने के लिए राजनीतिक गलियारों में 5 प्रमुख विधायकों के नामों की चर्चा सबसे तेज है। इनमें राजपुर से विधायक खजान दास, नैनीताल से सरिता आर्य, रुड़की से प्रदीप पन्ना, देवप्रयाग से विनोद कंडारी और रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट के नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी इस लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम हैं और पार्टी ने एक्ट्रेस रूपा गांगुली को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 144 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। तो वहीं बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी फिर हारने वाली है, यहाँ कमल खिलेगा। टीएमसी और मुख्यमंत्री को हराना बहुत ही जरूरी है, यहाँ हर कोई उनसे परेशान है। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। दिल्ली अग्निकांड में मारे गए 9 लोगों की शोक सभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई है। झड़प का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में आप और बीजेपी कार्यकर्ता कुर्सी फेंकते और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस घटना पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सोलंकी के गुंडों ने मुझे कुर्सी फेंक कर मारी। तो वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को पीड़ितों की चिंता नहीं है। अगर कोई पीड़ितों से सहानुभूति जताने आता है तो बीजेपी के लोग उनसे मिलने भी नहीं देते। दरअसल बुधवार को पालम इलाके की 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसमें 3 नाबालिग लड़कियों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे थे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आने से पहले सौरभ भारद्वाज और बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी कार्यकर्ताओं के साथ शोक सभा में पहुंचे और इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने बचाव कार्य को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। इसे लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जो गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इससे शोक सभा का माहौल काफी बिगड़ गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आने वाले बजट सेशन को लेकर राजधानी में गांव वालों और किसानों से अहम मुलाकात की और इस बैठक में किसानों की समस्याओं, ग्रामीण विकास और बजट में उनकी भागीदारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार गांवों के विकास और किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देगी। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बजट से पहले जमीनी स्तर की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना है। बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही बजट में उनकी अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी की कमी को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी में थोड़ी कमी महसूस की गई है, खासतौर पर होटल और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से भी बातचीत की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मामला पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा है और इसीलिए उनसे समन्वय कर समाधान निकाला जाएगा। सरकार का फोकस इस बात पर है कि राज्य में गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। किस्मों जो कमर्शियल एलपीजी की बात है उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो भारत सरकार की है। मैं उनसे बातचीत करूँगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। तो राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज बारिश देखने को मिली, जिससे कि मौसम काफी सुहावना हो गया। बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। जहां हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई, सड़कों पर पानी जमा होने और फिसलन की वजह से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और साथ ही ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम विभाग से जुड़ी हुई और बताना चाहेंगे कि देखिए राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम बदला है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदला है। सुबह 10 बजे से राजधानी में जो अंधेरा है वो छाया देखा गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है और सीधे तौर पर देखिए मौसम जो है वो बदला है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी और आंधी चलने की भी आशंका जताई थी और देखिए आज सही साबित हो रही है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। और देखिए जो तस्वीरें देखी जा रही है राजधानी लखनऊ से तस्वीरें, जहाँ पर तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिल रही है। और बताना चाहेंगे आपको कि बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी थोड़ा बदलाव देखा गया है और सुबह 10 बजे से राजधानी में अंधेरा छा गया और बारिश भी देखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। तेज हवा के साथ बारिश देखी गई और राजधानी लखनऊ से फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से मौसम बदल गया, जिसके चलते लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। लखनऊ में अचानक से मौसम बदला और तस्वीरें देख सकते हैं आप। अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते जो गर्मी पड़ रही थी लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालांकि मौसम बदला और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से मौसम बदलने की जो अपडेट्स है वो मिल रही है इस वक्त। और सुबह 10 बजे से ही राजधानी में अंधेरा छा गया और उसके बाद देखा जा रहा है कि कैसे बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया। तेज हवा के साथ बारिश होती नजर आ रही है। वहीं रुक करेंगे खबरों की ओर। बॉलीवुड डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही इन दिनों अपनी फिल्म कैडी द डेविल के गाने सर के चुनर तेरी सरके को लेकर चौतरफा घिर गई। संसद से लेकर सड़क तक इस गाने की अश्लीलता पर पहले ही बवाल मचा था, लेकिन अब इस मामले ने धार्मिक मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने इस गाने को लेकर नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फतवा जारी कर नोरा के गाने को बेहद ही आपत्तिजनक और इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ बताया है। इस तरह से फिल्म अभिनेत्री नूरा फतेही एक मुस्लिम समाज से आती हैं, उन बेहद अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह की अश्लीलता फैलाने का काम कर रही हैं, जबकि कुरान में हुक्म है कि अश्लीलता और बेहयाई फैलाने वालों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और जो उससे मुतासिर हैं या जो सीख रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए भी वही सजा है, यानी कि ये गुनाह कबीरा है। और
हमारी भारत की संस्कृति जो आदर्श और नैतिकता और लज्जा और हया पर है, और तो जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है ये हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। तो फिल्म में ऐसी चीजें दिखाई जाएं जिससे कि हमारा नौजवान और बच्चे वो सही रास्ते पर चलें और ईमानदारी के और नैतिकता के और आदर्शवादी बने, ना कि इस तरह की उरियानियत और अश्लीलता जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने एक फतवा जारी करके ये सच्चाई बताई है कि इसका गुनाह कबीरा है और दर्दनाक अजाब की सजा है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और समाज जो ये फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री बिगाड़ने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के नौजवान